तो हम लोग अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखो हमें क्या देखना है। देखो जैसे हमें पता है कि मैटर जो होंगे उनको ब्रॉडली आप तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। ऐसे हम तीन पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टी आगे हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर सरफेस टेंशन ना, हालांकि वो इसी का पार्ट होगा ना, उसमें देखेंगे। और देखो गैस वाले चैप्टर में हमने एक पढ़ा था गैसियस स्टेट ना, उसमें हमने गैस की प्रॉपर्टी देखी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें हमने गैस की प्रॉपर्टी देखी थी। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है, अभी हम लोग ये दोनों पार्ट करेंगे। हालांकि कहीं कहीं जरूरत रहेगी तो कुछ कुछ इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बट मोस्टली हमें ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला देखना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या समझने जा रहे हैं। जैसे अभी तक हम क्या करते थे, जैसे कोई एक ब्लॉक लिया और उस पर हम फोर्स लगाते थे, तो ये फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेस होने लग जाता था। हम ये मानते थे कि फोर्स की वजह से ये बॉडी हल्का सा भी डीफॉर्म नहीं करेगी ना, जैसा है वैसे ही रहेगी और आगे जा रही है ना। अभी तक हम ये मान के चलते थे कि बॉडी बहुत ज्यादा रिजिड है, वो डीफॉर्म नहीं कर रही ना, या तो एक तरह से इसको पॉइंट मास लेकर के सोचते थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की वजह से ये कैसा डिफॉर्म हो रही है। हो सकता है ये थोड़ा सा फोर्स लगाने की वजह से ना थोड़ा कंप्रेस हो जा रही हो, या फिर हो सकता है कि फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा सा इसके एज जो है वो टिल्ट हो जा रहे हैं। ना ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हालांकि वो बहुत स्लाइट होगा, उतना नोटिस में नहीं आएगा, बट अगर हम देखें कि उस फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ, हाँ, जब भी हम कोई बॉडी लेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे, हो सकता है फोर्स एक साइड से लगा रहे हो सकता है फोर्स दोनों साइड से लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, बॉडी डी फॉर्म हो जाती है ना, जैसे छोटी हो गई, थोड़ा कंप्रेस हो गई या टिल्ट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डी फॉर्म हो गई। अब आप फोर्स हटाओगे तो फिर से ये बॉडी रीफॉर्म हो जाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एक्सटर्नल फोर्स ये लगा रहे हो ना, एक्सटर्नल फोर्स ये जो हम लगाते हैं, इनकी वजह से बॉडी डीफॉर्म हो सकती है, डीफॉर्म हो जाएगी। और फोर्स के हटाने के बाद वो रिफॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे यही सब देखने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो पहले तो कुछ कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे, वो हम लोग समझते हैं पहले क्या होगा। जैसे एक यहाँ पे बार बार टर्म होगा डीफॉर्मिंग फोर्स, ये जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। हर जगह यूज होगा कि डीफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा, इट इज इट इज एक्सटर्नल फोर्स due to which body will be deformed नहीं, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से बॉडी डीफॉर्म हो रही होगी। फिर देखो इसके अंदर एक टर्म यूज हम करेंगे रीफॉर्मिंग या फिर रीस्टोरिंग फोर्स। रीफॉर्मिंग या रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जब हम इस कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको डीफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो उसको रोकना चाहता है ना, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा जो उसको रोकना चाहेगा। तो उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा बॉडी के अंदर, जो एक्सटर्नल फोर्स को रोकना चाह रहा होगा ना, उसको हम नाम देंगे रीस्टोरिंग या रीफॉर्मिंग फोर्स। इट इज इंटरनल फोर्स। ध्यान रखना दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये इट इज एक्सटर्नल फोर्स था,
ना, डीफॉर्मिंग फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जबकि रीस्टोरिंग या रीफॉर्मिंग फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, ना, जो बॉडी के अंदर डेवलप होगा। इट इज इंटरनल फोर्स ड्यू टू विच बॉडी विल अपोज एक्सटर्नल फोर्स। नहीं, जब एक्सटर्नल आएगा तो इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, वो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को रोकेगा ना और डिफॉर्म करने से। विल अपोज एक्सटर्नल फोर्स एंड विल ट्राई टू reform body। ना, तो बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, उसकी वजह से बॉडी खुद को रिफॉर्म करना चाहती है ना, तो उसी को ये जो अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं ना। एक इंटरनल फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नोट कर लो इसको। फिर देखो इसके बाद एक यहाँ पे बार बार टर्म होगा, इलास्टिसिटी। नहीं, इलास्टिसिटी देखो क्या होगा, जो हम इलास्टिक यूज करते हैं डेली लाइफ में, इलास्टिक उससे कोई मतलब नहीं है ना, ध्यान रखना ना, इलास्टिक से हम रिलेट करने लग जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है ना। इलास्टिसिटी देखो क्या होता है, जब भी हम कोई बॉडी लेते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डीफॉर्म हो गया, मान लो थोड़ा छोटा हो गया, और जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो फोर्स हटाते वो वापस से फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो हम बोलते हैं ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। हाँ? अगर कोई भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स मतलब डीफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद वापस अपने को रिफॉर्म कर लेती है, तो ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये नोट कर लेते हैं, इलास्टिसिटी क्या है। इट इज a property due to which a body will reform or try to reform। बस ये जिसको भी reform। फिर देखो एक और यहाँ पे वर्ड यूज होगा, प्लास्टिसिटी।
प्लास्टिसिटी क्या होगा, अगर हमने कोई बॉडी ली, उस पर फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म हो गई, मान लो छोटी हो गई, अब फोर्स हटाने के बाद भी थोड़ा सा भी इसने अपना शेप बढ़ाया नहीं, जैसे थी वैसे ही रहेगी। मतलब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है अपने को वापस रीगेन करने की, ना अपने शेप को अगर रीगेन नहीं करना चाह रहा है या थोड़ा बहुत ही रीगेन कर पाया, पूरी तरह से नहीं कर पाया, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपना शेप रीगेन नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी ना। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रीगेन करेगा, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं कर पाएगा उस प्रॉपर्टी को नाम देंगे प्लास्टिसिटी ना। डेली लाइफ में जो प्लास्टिक यूज करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। डेली लाइफ का इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों साइड में रख दो ना, इस चैप्टर में वर्ड यूज होंगे लेकिन उनका इससे कोई मतलब नहीं। प्लास्टिसिटी क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच a body will not reform after अभी श्रेयस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ना। यहाँ पे प्लास्टिसिटी का अलग सेंस है और डेली लाइफ की प्लास्टिक का अलग सेंस है ना। वो आप टेम्परेचर बढ़ा के मोल्ड वोल्ड करके करते हो ना, अभी हम फोर्स लगा के क्या होगा उसकी बात चल रही है। टेम्परेचर बढ़ा के तो आप इलास्टिक स्टील को ही मोल्ड कर दोगे, उसका क्या कर सकते हो। ये कहाँ से ले आए भावेश तुम सुबह सुबह 0 से 1, ये तो प्रॉपर्टी है, इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती। अगर कोई बॉडी शेप रीगेन करती है तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से करती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं कर पाती उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड यूज होगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम किसको बोलते हैं, जो डीफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद कंप्लीट अपना शेप रिफॉर्म कर ले ना। कुछ बॉडी होते हैं थोड़ा बहुत ही रिफॉर्म कर पाते हैं, कुछ एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो कंप्लीट एकदम अपने को रिफॉर्म कर लेंगे ऐसे बॉडी को हम बोल लेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। समझो ना, आपने कोई बॉडी को डिफॉर्म किया और फोर्स हटाने के बाद वो कंप्लीटली रिफॉर्म हो गया। हाँ, अगर थोड़ा छोटा रह जाता तो नहीं, पूरा का पूरा रिफॉर्म हो गया, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब देखो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती ना। अगर हम कोई भी बॉडी को डीफॉर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें डीफॉर्मेशन रह ही जाएगा ना। आप कोई भी बॉडी को ये नहीं बोल सकते कि वो परफेक्टली, अच्छा रिफॉर्म लिखना है ये।
कोई भी बॉडी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना। स्टील को हम लोग हालांकि बोलते हैं, स्टील को बोलते हैं कि वो क्लोज टू परफेक्टली रिजिड बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना। हालांकि कोई भी एकदम 100% नहीं होती ना। स्टील जो है क्लोज टू, वेरी क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक मैटर है। अगर स्टील का अगर हम एक बॉल बनाते हैं तो उसको हम मानेंगे कि उसको अगर हम कितना भी फोर्स लगाएं उसका शेप चेंज नहीं होगा ना, जैसे शेप चेंज होगा वापस रिफॉर्म कर लेगी। फिर ऐसे ही हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। डेली लाइफ में होता है श्रेयस, बट वो इतना कम होगा कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे। भावेश, जैसे स्टील की बॉल लोगे तो वो बहुत हल्का सा डिफॉर्म हुआ तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे, और फिर वो रिफॉर्म हो जाएगा ना। डिफॉर्म होता है, सब कुछ डिफॉर्म होता है ना, ऐसा नहीं है कि स्टील की बॉल डिफॉर्म ही नहीं होगी, आपको दिखेगी नहीं वो। फिर देखो यहाँ पर मैंने यही तो आपको समझाया भावेश कि रबर कम इलास्टिक है और स्टील ज्यादा इलास्टिक है। रबर जो है वो ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा ना शेप चेंज का, और थोड़ा बहुत रिफॉर्म में रह जाएगा। आप डेली लाइफ वाला इलास्टिक प्लास्टिक हटा दो ना, डेली लाइफ का इलास्टिक प्लास्टिक अगर आप रखोगे तो कंफ्यूज होगे। देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा बॉडी रिजिड होगी ना, और फोर्स हटाने पर अगर रिफॉर्म कर ले रही है तो उतना ज्यादा वो इलास्टिक बॉडी है ना, और जो नहीं कर पा रही वो प्लास्टिक बॉडी है ना। थोड़ा पढ़ो इसके बाद ये सब डाउट पूछो, ये सब क्लियर हो जाएंगे, बट डेली लाइफ को थोड़ी देर के लिए अलग रख दो ना, प्लास्टिक और इलास्टिक को थोड़ी देर के लिए अपने डेली लाइफ वाले को अलग रखो। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी देखो हम किसको बोलते हैं, ऐसे बॉडी जो हल्का सा भी शेप रिगेन नहीं करते हैं ना। हमने एक बॉडी ली, उस पर फोर्स लगाया और जैसा वो डिफॉर्म हुआ वैसा का वैसा रह गया, फोर्स हटाने के बाद भी हल्का सा भी इसने डिफॉर्म नहीं किया, तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है ना। थोड़ा भी ये खुद को रिफॉर्म नहीं करना चाह रहा है, मतलब ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो यहाँ पे क्या है, इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ deforming forces, body does not regain its original size। हाँ आयुष, ऐसे ही होएगा कुछ, सही बोल रहे हो। नहीं, इसमें देखो इफ आफ्टर रिमूवल ऑफ deforming forces body does not regain its original shape and size, थोड़ा सा भी नहीं होगा, इसको लिखना है यार, कैसे लिखूं। if after removal of deforming forces body does not even a bit
इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज नॉट इवन अ बिट। सही लग रहा है? एट ऑल अच्छा लग रहा है? Then not at a size at all, then body is called perfectly plastic body। कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती ना, ना तो कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना ही कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होती है, थोड़ा बहुत सब रीगेन करते हैं। इसके एग्जांपल में आप एकदम गीली मिट्टी ले लो ना, गीली मिट्टी को जैसा आप डिफॉर्म करके छुए लगभग वो वैसे ही रह जाता है, तो वो क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है ना। हालांकि कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वेट क्ले वो क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। नोट करो यहाँ तक। अभी ये वाला नोट करोगे ना, परफेक्टली प्लास्टिक वाला ऊपर कर दो इतना, ये वाला ऊपर देता हूँ इलास्टिक वाला। आदित्य अभी देखो हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि जो भी हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं उसका भी एक लिमिट होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट की बात चल रही है ना, अगर उससे ज्यादा लग गया तो वो खत्म ही हो जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंट। तो अभी हम लोग ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके उसमें देखेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ऐसा नहीं कि कोई स्टील का हम रॉड ले आए तो वो टूटेगा ही नहीं ना, अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट ही जाएगा, थोड़ा लगाओगे तो डिफॉर्म होगा फिर रिफॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रीजन ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। देखो जैसे कोई भी हम बॉडी लेते हैं, मान लो एग्जांपल में एक रॉड ही ले रहे हैं, तो उसमें हर एक जगह मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो भी मैटर का बना हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मॉलिक्यूल जब अभी आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो सारे मॉलिक्यूल अभी स्टार्टिंग में किस कंडीशन में है? स्टार्टिंग में ये सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है ना। इन पे इनके चारों तरफ के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे ना, चारों तरफ के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा? जीरो ना। सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम में हर एक मॉलिक्यूल जो इसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं सब अपना इक्विलिब्रियम में एक सर्टेन डिस्टेंस पर मेंटेन रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं बाहर को, दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर मैं बाहर को फोर्स लगाऊं या अंदर को फोर्स लगाऊं तो उससे क्या होने लग जाएगा? अगर मैं बाहर को फोर्स लगाऊं तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होने लग जाएगी? हाँ, इंक्रीज होने लग जाएगी। और अगर अंदर को फोर्स लगाऊं ना, अगर अंदर को फोर्स लगाऊंगा तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम होने लग है कि नहीं ना। सेकेंड केस में कम होने लग जाएगी। तो सॉलिड में हमेशा क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम से वो ज्यादा क्लोज है
तो इनको ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा दूर गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं ना। ये सब कैसे होता है? तो इनका जो चार्ज होता है वो अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर वो एक सर्टेन डिस्टेंस, ये इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस है, अगर इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस वो ज्यादा पास है तो वो उनका चार्ज अपने को ऐसे रीअरेंज करेगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। और अगर इक्विलिब्रियम वाली डिस्टेंस से दूर गए जैसे यहाँ पर, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो अगर आप इनको ऐसे दूर ले जा रहे हो तो ये वाला फोर्स एक्ट करने लग जाएगा और रोकने लग जाएगा इसको दूर ले जाने से। समझो, जो अगर आप मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग जाएगा, और अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाएगा। मतलब एक सॉलिड बॉडी दोनों तरह से शेप चेंज का अपोज करेगी, दबाना चाहोगे तो भी रोकेगी और खींचना चाहोगे तो भी रोकेगी ना। ऐसा होता है ना, सॉलिड बॉडी को आप दबाओ तो ऐसा थोड़ी दबती चली जाएगी, या फिर खींचो तो खींचती चली जाएगी, अपोज करेगी ना। तो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या पॉइंट सीखा, कि जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो सॉलिड में हर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह इक्विलिब्रियम में होगा। इन absence of any external force, all molecules will be in equilibrium। हाँ, ये स्प्रिंग के जैसा है ना। हाँ सही बात है आयुष, न्यूट्रल होते हैं लेकिन उनका चार्ज अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना। जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, निगेटिव चार्ज का क्लाउड है ना? अगर ये मान लो ये बाहर निगेटिव चार्ज का क्लाउड है ना, ये पास आएंगे तो ये क्या होगा, अपने को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि रिपल्सन शुरू हो जाए ना। ये कुछ अपने को ऐसे अरेंज करने लग जाते हैं कि रिपेल करें, और दूर जाने पर ऐसे रीअरेंज करेंगे कि अट्रैक्ट होने लग जाए। रहेंगे न्यूट्रल ही लेकिन ऐसा हो जाएगा ना। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए, प्लस माइनस है, नेट चार्ज जीरो, और माइनस प्लस ऐसे, तो ये भी नेट चार्ज जीरो, ये भी जीरो, लेकिन ऐसे अरेंज हुआ कि ये अट्रैक्ट करने लग जाए। हाँ, लेकिन अगर ऐसे अरेंजमेंट कुछ हुआ तो रिपेल करने लग जाए। तो हम लोग देखो अभी क्या समझ रहे हैं, कि जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा होगा तब तक ऑल मॉलिक्यूल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर हमने बाहर से फोर्स लगाया और उसकी वजह से अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और कम होगी तो रिपेल करने लग जाएंगे। ना अभी हमने लिखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, और रिपेल क्यों करेंगे, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सेम वे में अगर एक्सटर्नल फोर्स उनको दूर ले जाता है, if
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स molecules distance ठीक है बच्चों। तो दोनों ही कंडीशन में अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है ना। जब आप कंप्रेस करना चाहोगे तो बाहर को मतलब रिपल्सिव इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, और डिस्टेंस बढ़ाना चाहोगे तो अट्रैक्टिव ना अंदर को इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। नोट कर लो यहां तक। रिपल्सन की अट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है ना कि अगर वो अपने को ऐसे कुछ अरेंज कर ले कि प्लस के पास माइनस आ जाए तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे आप खुद को अरेंज करेंगे उस पे हमें नहीं जाना है ना, बस आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा अंदर होता है। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो किस नेचर का हुआ। इंटरनल फोर्स का अगर नेचर पूछा जाए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्या बोलोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना, जो भी चार्ज के वजह से फोर्स लगते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। हाँ, तो इंटरनल फोर्स का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। नोट कर लो यहाँ तक। तो देखो अभी देखो हम जो ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में मेनली हम क्या देखेंगे। इस चैप्टर को हमने मैटर की प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हम चैप्टर में देखेंगे इलास्टिसिटी ना, पहले चैप्टर वाला पार्ट को आप बोल सकते हो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। और दूसरा वाला जो चैप्टर का नाम होगा उसको आप बोलोगे सरफेस टेंशन।
एंड विस्कोसिटी। तो हम ऐसे चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इलास्टिसिटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ये सेकेंड वाला पार्ट पूरा लिक्विड का पार्ट रहेगा ना। यहाँ पे इलास्टिसिटी मतलब शेप रीगेन को कौन कर पा रहा है कौन नहीं, ये सब समझेंगे ना। तो शेप रीगेन तो सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भी थोड़ा करेगा। शेप रीगेन मतलब वॉल्यूम का चेंज, गैस भी करेगा, तो थोड़ा बहुत उनकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना मेनली, लेकिन यहाँ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अभी हम लोग इलास्टिसिटी वाला पार्ट स्टार्ट किए ना। विश्वराज अभी ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का ना, अभी थोड़ा पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अभी ये सब पढ़ाना है ना, ये सब जो तुम पूछ रहे हो सब पढ़ाऊंगा, बट अभी मत सोचो ना, फिर आगे पढ़ाने में दिक्कत आएगी। तो हम लोग ने देखो अब ये समझ लिया। नहीं 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 भावेश, ये शुरू में थ्योरेटिकल है, बाद में फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। कौन सा पॉइंट? ये लिख ले कल्पेश, जो मैंने पीछे जहां समझाया बस उसी को लिखा है ना, कि दो मॉलिक्यूल सॉलिड में इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो वहां पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा पास आते हैं तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बस नोट कर लेना। अब देखो इस चैप्टर में हमें मेनली यही सीखना है कि अगर कोई बॉडी को हम फोर्स लगा कर डीफॉर्म करेंगे, मेनली हम इलास्टिसिटी वाला ही पार्ट पढ़ेंगे ना। प्लास्टिसिटी वाला पढ़ के क्या फायदा ना, क्योंकि अपन को जब भी इंजीनियरिंग में आप यही सीखते हो कि कहाँ पे कौन सा मैटर यूज करें। मान लो आपने फैन सस्पेंड किया है, तो फैन को कोई रॉड से सस्पेंड किया है, तो क्या वो रॉड की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो फैन को संभाल के रखेगा? क्योंकि फैन की वजह से वो स्ट्रेच हो गया होगा। अब ऐसा तो नहीं स्ट्रेच होने के बाद टूट ही जाएगा। हर एक जगह आप जब इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ बनाते हो, प्लेन बना रहे हो, तो प्लेन के विंग्स हैं, तो वो क्या इतना जो प्रेशर डिफरेंस पड़ेगा उसके विंग पे वो झेल पाएगा? हर एक जगह मैटर की स्ट्रेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। प्लास्टिक बॉडी का आप क्या करोगे प्लास्टिक बॉडी बना के ना? तो प्लास्टिसिटी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी। मतलब कौन सा मैटर कितना स्ट्रेंथ रखेगा, कितना रीगेन कर पाएगा, सो दैट कि हम उसको यूज कर पाए सर्टेन जगह पे, जहां पे मतलब हर एक जगह अलग अलग जरूरत रहती है ना, तो उस हिसाब से वो वहां के लिए सुटेबल है या नहीं, ये हमें सीखना है। तो मेनली हम इलास्टिसिटी वाला पार्ट समझेंगे। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में तो कुछ पढ़ने के लिए होता भी नहीं ज्यादा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि जब हम कोई बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो कितना वो डी फॉर्म होगा, इस टाइप की चीजें, कितना इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, ये सब। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे ना। तो हम लोग अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बेसिक टर्म्स देखेंगे। अभी तक बेसिक टर्म्स ही देख रहे थे, अब हमें कुछ और भी बेसिक टर्म्स देखते हैं। तो जैसे देखो इसमें एक टर्म यूज होगा बार बार, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम लोग ऐसे सिग्मा से दिखाते हैं। और स्ट्रेस देखो क्या होता है, जब भी आप कोई बॉडी पे फोर्स लगाओगे, एक रॉड लिया और इस पे आपने फोर्स लगाया बाहर से, तो फिर क्या हो रहा होगा, इसके अंदर भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ना। कोई भी जगह देखोगे, कोई भी पार्ट में देखोगे, तो इस पार्ट में ये अपनी जगह रुका हुआ है ना, ये इधर से एफ लगा रहा है, तो बाकी पार्ट इस पे इधर को एफ लगा रहा होगा ना। ये जो पार्ट होगा ये इंटरनल फोर्स होगा, और ये वाला एक्सटर्नल फोर्स है ना। कोई भी पार्ट अपनी जगह, सब पार्ट रुके हुए हैं। तो अगर एक पार्ट, कोई भी पार्ट का एफबीडी बनाओगे, तो इस पार्ट पे अगर इधर से एफ लग रहा है, तो इधर से भी कुछ इंटरनल फोर्स आ रहा होगा ना। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रेस ना। स्ट्रेस कैसे डिफाइन है? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ना। ए अगर वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो यहाँ, ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स नहीं ना, इंटरनल फोर्स अपॉन में एरिया ना।
और नॉर्मली ये इक्विलिब्रियम में एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा ना। जब ये लगाना स्टार्ट किए तो शुरू में तो मान लो डिफॉर्म नहीं था ना, जैसे डिफॉर्म होना शुरू होगा तो ये फोर्स आना शुरू होगा, और जब डिफॉर्मेशन बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम एफ इंटरनल बराबर हो चुका होगा एफ एक्सटर्नल। तो आप मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल अपॉन में एरिया, ये आप ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकली, बट डेफिनेशन वाइज ये सही नहीं है ना। ये केवल कैसा है, मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेस, तो आप ये नहीं बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, हमेशा क्या बोलोगे, कॉन्सेप्चुअली ये क्या है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ना। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। अब देखो ये जो स्ट्रेस है, इसको हम फर्दर कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे मान लो फिक्स किया हुआ है, ग्राउंड पे फिक्स्ड है। अब एक कल्पेश, अभी जितना समझाया जा रहा है वो समझो। हाँ सही है श्रेयस, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स को ही मेजर कर पाएंगे ना, उससे ही इंटरनल निकालेंगे, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया मैथमेटिकली लिखते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली अगर ऑप्शन में पूछा है व्हाट इज स्ट्रेस, और दो चीजें लिखी हैं, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया और एफ इंटरनल अपॉन एरिया, तो आप एफ इंटरनल अपॉन एरिया को बोलोगे। डेफिनेशन वाइज वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब मान लो आपने कोई ब्लॉक है, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया ग्राउंड पे, और ऐसे फोर्स लगा रहे हो कुछ ना, वर्टिकल से मान लो कुछ थीटा एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पे जब ऐसे फोर्स लग रहा होगा तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हो, एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर आ रहा होगा और एक कंपोनेंट पैरेलल आ रहा होगा ना। एक सरफेस के पैरेलल इसका कंपोनेंट आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा ना। यहाँ पे हर जगह से फोर्स लग रहा है, मैंने एक एरो दिखाया हुआ है ना। यहाँ पूरे सरफेस पे आप एफ फोर्स लगा रहे हो ना। तो जब परपेंडिकुलर वाला फोर्स लगेगा तो वो इसको दबाना चाहेगा ना, तो एक अपोजिट में इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। और ये जो सरफेस के पैरेलल फोर्स लगेगा वो इसको टिल्ट करना चाहेगा, तो एक टिल्ट करने के लिए सरफेस के अलोंग एक अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेस भी दो टाइप के होंगे। एक, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स आया है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर सरफेस के अलोंग डेवलप हुआ है तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस ना। तो स्ट्रेस के दो टाइप होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला फोर्स अपॉन में एज, और दूसरा होगा टेंजेंशियल, जिसको हम लोग टेंजेंशियल को शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंजेंशियल के लिए पैरेलल वाला फोर्स लेना रहेगा ना अपॉन में एरिया। यहां तक सबको क्लियर है? मैथमेटिकली तो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, तो मैं उसी के हिसाब से लिख दे रहा हूँ ना। नोट कर लो यहाँ तक।
हो गया नोट? अब देखो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको हम फर्दर कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। टेंजेंशियल स्ट्रेस का अब ये और कोई पार्ट नहीं होगा ना, यही है। लेकिन नॉर्मल क्या हम फर्दर दो पार्ट डिवाइड करते हैं। तो अब देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होगा वॉल्यूम स्ट्रेस। ना ये किस टाइप का शेप में चेंज करते हैं उसके बेसिस पे है। अगर लेंथ का चेंज कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, और अगर वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेस। ना ऐसे दो पार्ट बनाए गए हैं। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम कब बोलते हैं? जैसे मान लो एक रॉड लिया ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है ना, दिखाने के लिए हम इतना दिखा रहे हैं, बहुत कम है। और इसके परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी ना। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है। या फिर अगर हम ऐसे अंदर को फोर्स लगाएं तो लेंथ कम हो जाएगी। तो इस टाइम पे फोर्स, ये फोर्स अपॉन में यहाँ का एरिया लेंगे ना, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। तो है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन अभी कर क्या रहा है ये? लेंथ बढ़ा रहा है ना। तो इसलिए अभी इस स्ट्रेस का क्या नाम दोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब बोलते हैं? इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट लेंथ वाइज along length। रॉड, देखो ये रॉड है ना, तो रॉड का ये जो फोर्स के परपेंडिकुलर वाला ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं का भी ले लो ना, कहीं का भी ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना रहेगा। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी आप दो टाइप बता सकते हो। अगर वो लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है ना, लेंथ को अगर बढ़ाना चाह रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है ये टेंसाइल स्ट्रेस है। और अगर लेंथ को कम करना चाह रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पर इस केस में जो स्ट्रेस आएगा, इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग देन स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ना तो पहले वाले केस में टेंसाइल स्ट्रेस है ना, और इसमें अगर बोला जाए सेकेंड केस में तो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आप कहीं का भी ले लो और एफ अपॉन में ए। लेकिन सेकेंड वाले केस में इसको बोलेंगे कंप्रेस हो रहा है ना, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
लॉन्गिट्यूडनल को हम टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर भावेश इमोशनल हो गया। लॉन्गिट्यूडनल के दो पार्ट होंगे, लेंथ बढ़ रही होगी तो टेंसाइल और कम हो रही होगी तो कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नहीं भावेश, अब और कोई पार्ट नहीं है। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, यही है स्ट्रेस का डेफिनेशन। लिख लो, वर्ड्स में लिख लो। इट इज स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। और तो कुछ नहीं है यार, यही है। नहीं 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 यार, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज तो एक्सटर्नल फोर्स कराता है, स्ट्रेस तो उसको रोकता है और वापस लाना चाहेगा। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स थोड़ी लेंथ बढ़ाता है या कम करता है, एक्सटर्नल करता है ना। इंटरनल का काम तो रोकना है। पांडा जी ज्यादा अच्छी और मैं सॉल्व कर लिया आज तो। ये कोई पूछने की बात है? ये तो ऑब्वियस है ना भाई कि इंटरनल रोक रहा है, एक्सटर्नल की चेंज कर रहा है। ये कल्पेश अलग ही चल रहा है। यहाँ टेंशन चल रहा है कि स्ट्रेस क्या डिफाइन है, और ये कल्पेश पिछला स्लाइड दिखाओ। कब तक नोट करोगे इस कल्पेश? कौन सा देखना है? बहुत मजा आ रहा है कल्पेश को यही सब लिखने में। वन नोट भी परेशान हो गया, बंद हो जा रहा है कि यार तुम लोग परेशान कर दिए बार बार ऊपर नीचे करा करा के। इससे अच्छा तो बंद ही हो जाओ। देखो ये सब जो याद रखना होगा, इनके लिए अलग से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको लेंथ बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। अब लेंथ में अगर लेंथ बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या टाइम होगा? टेंसाइल। कम हो रहा है तो कंप्रेसिव। हाँ, एफ एक्सटर्नल को रोकने का काम करेगा। बाहर का काम फोर्स जो लगेगा वो डिफॉर्म करना चाहेगा, और इंटरनल फोर्स उसको रोकना चाहेगा और रिफॉर्म करना चाहेगा। तो ये सब ऑब्वियस नेम है ना, आप जैसे जरूरत होगी आप खुद ही समझ जाओगे यहाँ क्या बोलना चाहिए।
नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर लग रहा होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल लग रहा होगा, सब ऑब्वियस नेम एकदम दिए हुए हैं। तो फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल के बाद दूसरा टाइप था वॉल्यूम स्ट्रेस। हाँ, इक्विलिब्रियम में एफ इंटरनल बाय ए बराबर होगा एफ एक्सटर्नल बाय ए, फोर्स इक्वल होंगे ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस देखो कब बोलेंगे, जब हम कोई मान लो बॉडी लेते हैं और उस पे ऑल डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली ऐसे फोर्स लगा करके उसका वॉल्यूम चेंज कर देते हैं ना। कोई मान लो ये हमने स्फीयर लिया और उस पे ऑल डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं स्फीयर पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, सारे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना, शेप चेंज नहीं होगा, बस वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है इसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस ना। तो आप क्या करोगे, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है अपॉन में एरिया करोगे तो उससे वॉल्यूम स्ट्रेस आ जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेस में भी क्या है, वही नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है, फोर्स अब भी परपेंडिकुलर है लेकिन ये ऑल डायरेक्शन से जब लगेगा तो उस टाइम पे हम इसको नाम देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। नाम क्यों वॉल्यूम स्ट्रेस दिए, क्योंकि जब ऑल डायरेक्शन से लगेगा तो वॉल्यूम चेंज कर देगा ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, इफ परपेंडिकुलर एक्सटर्नल फोर्स act from all direction इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर गैस भरी हुई है और आपने यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है ना। तो गैस का प्रेशर पड़ रहा होगा ना, और ये कुछ है। अब मान लो अगर आपने इसके ऊपर से कुछ एफ फोर्स लगाया, इसका एरिया ये है, तो कितना प्रेशर हर जगह से बढ़ जाएगा, ऑल डायरेक्शन से बढ़ेगा ना। अगर आपने ऊपर से फोर्स बढ़ाया तो एफ बाई ये प्रेशर बढ़ा, अब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ऑल पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना परपेंडिकुलर, तो ये बॉल को दबा के छोटा कर देगा। तो यहाँ पे अभी कौन सा स्ट्रेस पड़ा बॉल पे, वॉल्यूम स्ट्रेस पड़ा। कुछ समझ आया मैंने क्या बोला, गैस भरी हुई थी अंदर और एक बॉल पड़ी हुई है, पिस्टन पे हमने फोर्स बढ़ाया, पिस्टन मूव कर सकता है ना, जैसे पिस्टन पे एफ बाई ए फोर्स लगा मतलब प्रेशर पड़ा एफ बाई ए, तो यहाँ ऑल पॉइंट पे एफ बाई ए प्रेशर पड़ गया ना, तो वो उसका वॉल्यूम चेंज कर देगा। तो अभी हम बोलेंगे यहाँ बॉल पे वॉल्यूम स्ट्रेस पड़ रहा है। नहीं 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 श्रेयस, वो एक्सपेंशन का भी हो सकता है, आप अपोजिट में भी लगा सकते हो, ऑल डायरेक्शन में अपोजिट में फोर्स लगाओ अवे फ्रॉम सरफेस, दोनों पॉसिबल है। हाँ आयुष ना, ऑल डायरेक्शन देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मतलब हर साइड से फोर्स लगा के। अब देखो जो वॉल्यूम स्ट्रेस पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, ऑल डायरेक्शन से प्रेशर चेंज होता है ना। वॉल्यूम स्ट्रेस के टाइम में क्या होगा, ऑल डायरेक्शन से प्रेशर में चेंज आएगा, तो इसलिए हम इसको डेल्टा पी भी लिखते हैं ना, कि जितना भी बाहर से फोर्स लगने के बाद प्रेशर में चेंज आया ना, वो यूज कर दो कि वो उसी के इक्वल आएगा ना। यहाँ पे जो भी स्ट्रेस पड़ा वो किसके बराबर है, जो प्रेशर में चेंज आया।
तो आप इसको चेंज इन प्रेशर के इक्वल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेस को हम चेंज इन प्रेशर के इक्वल कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन प्रेशर? हाँ या ना बताओ जल्दी। वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर होगा चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो हमने अब देखो स्ट्रेस के टाइप देख लिए ना। स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर वो सरफेस के लॉन्ग लग रहा है तो उसको, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, और सरफेस के लॉन्ग लग रहा है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर वो लेंथ बढ़ा रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, और अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। लेंथ में भी लेंथ बढ़ा रहा है तो टेंसाइल, कम कर रहा है तो कंप्रेसिव। ठीक है बच्चों, याद हुआ? ना स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। नॉर्मल में फर्दर है लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल में फर्दर था टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो ये हो गया स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, स्ट्रेन। ना बार बार हम जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का शेप चेंज होगा, डायमेंशन चेंज होगा। तो कितना डायमेंशन चेंज हो रहा है इसको लेकर के हमने एक टर्म डिफाइन किया, स्ट्रेन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रेन। ना स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, इन्हीं पे पूरा चैप्टर स्टडी करना रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग यहाँ एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। स्ट्रेन देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का डायमेंशन चेंज हुआ, तो स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चवन यार, तेरा नेटवर्क इशू है, तू इतना लेट लेट आकर के परेशान कर रहा है यार। अब तू रिकॉर्डिंग ही देख लेना। जब 4 बार पूछा है समझ आया, तब तो आया नहीं तू। अब जब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो बोल रहा है वो बता दो। अब वो रिकॉर्डिंग देख ले भाई। अच्छा, पहले बोला था क्या? कहाँ यार, बहुत लेट बोला है पहले भी तूने। देख जल्दी। देख, जैसे यहाँ पर ये जब बॉल रखी थी शुरू में, तो शुरू में भी कुछ प्रेशर रहा होगा बॉल पे, वो मान ले P1 है। और जब मैंने यहाँ से ऊपर से फोर्स लगाया तो एक्स्ट्रा जो और आया, वो प्रेशर कितना होगा, नया प्रेशर P1 प्लस F/A। हर पॉइंट पे इतना प्रेशर बढ़ गया ना, तो प्रेशर में चेंज कितना आया? तो जितना चेंज आया वही वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेस है ना। यहाँ हर पॉइंट पे जो अब हमने F फोर्स लगाया तो स्ट्रेस कितना पड़ा है? अब देखो स्ट्रेन को हम लोग क्या चेंज हो रहा है उस बेसिस पे तीन टाइप में डिवाइड डिवाइड करेंगे।
टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो इसमें एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखो क्या होगा, अगर हम कोई भी रॉड लेते हैं और उस पर फोर्स लगा के उसकी लेंथ चेंज करते हैं। अब लेंथ चेंज, आप लेंथ को कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो ना। अगर आपने फोर्स लगा के लेंथ कम कर दी, एल से एल माइनस डेल्टा एल कर दी, या फिर लेंथ बड़ी कर दी, तो दोनों ही केस में यहाँ पे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना, ये प्लस में डिफाइन होता है हमेशा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये एग्जैक्टली स्ट्रेन को ही डिफाइन कर रहे हैं कल्पेश। स्ट्रेन कैसे डिफाइन है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर लेंथ में चेंज हुआ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर ऐसे ही हम लोग, सेकेंड टाइप होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। अगर लेंथ में चेंज करता है तो लॉन्गिट्यूडनल, और अगर वॉल्यूम में चेंज किया ना, अगर हमने कोई भी स्फीयर लिया और ऑल डायरेक्शन से फोर्स लगा के इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, दोनों हो सकता है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे ना। इसको भी हम लोग प्लस में डिफाइन करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन करके हमने स्ट्रेन डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रेन मतलब बॉडी में कितना डीफॉर्मेशन आ रहा है वो देख रहे हैं ना, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके ये डिफाइन। फिर एक लास्ट है शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेन ही बोलते हैं, टेंजेंशियल तो नहीं यूज करते, शियर स्ट्रेन। यहां तक क्लियर है सबको? फिर देखो शियर स्ट्रेन में क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है। मान लो हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है, उसको एक सरफेस पे फिक्स कर दिया ना, नीचे वाला पार्ट इसका फिक्स्ड है, और हम सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं ना, सरफेस के लॉन्ग। तो अब ये क्या हुआ, कुछ ऐसे इसके साइड टिल्ट हो जाएंगे। ये प्लस में डिफाइन किया हुआ है, वो लिखा हुआ है ना, मतलब प्लस में बताना है, ये वो लिखा है। देखो शियर स्ट्रेन क्या है यहाँ पर, जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसके साइड ऐसे टिल्ट हो जाएंगे ना, तो ये कुछ थीटा एंगल से टिल्ट हो गया, तो ये कितने एंगल से ये टिल्ट हो गया, इसी को हम नाम देते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेन। यहाँ थीटा ही हमारा शियर स्ट्रेन ना। अब ये थीटा अगर बहुत छोटा है, ये लेंथ कुछ मान लो एल है और ये कुछ आगे को एक्स किया, अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा कितना होगा, x बाई एल।
तो यहाँ पे हम शियर स्ट्रेन निकालने के लिए x/L ऐसे यूज करेंगे। नोट करो इसको। तो ऐसे 3 टाइप के स्ट्रेन है ना। नहीं श्रेयस, उसकी जरूरत नहीं है एरियल स्ट्रेन की। ऐसे भाई जितने टाइप के हमने डिफाइन किए इतने से अपना काम हो जाएगा सब कुछ ना। ये वाला पार्ट समझ गए ना, ये थीटा एंगल से जो टिल्ट हुआ इसी को नाम देते हैं ना शियर स्ट्रेन। और ये थीटा अगर बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू x/L ना। तो ऐसे आ जाएगा ये। अब देखो जो भी स्ट्रेन आ रहे हैं उसमें जो ऊपर डायमेंशन है वही नीचे भी डायमेंशन है ना। तो स्ट्रेन जो भी होंगे ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। ΔL/L इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा ना। ΔV/V इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा ना। इसका x/L इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेन जो होगा वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। यहाँ पे देखो स्ट्रेस का भी यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस में हम लोग फोर्स अपॉन एरिया कर रहे हैं ना। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। जो प्रेशर की यूनिट होती वही आएगी। और स्ट्रेस ध्यान रखना ये ना तो वेक्टर क्वांटिटी में आता है ना स्केलर क्वांटिटी में आता है। स्ट्रेस जो है वो टेंसर बोलते हैं उसको, मतलब हायर ऑर्डर का, ना तो जीरो ऑर्डर का ना फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है ना। हायर ऑर्डर का टेंसर है तो उसको केवल टेंसर बोलेंगे ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ना ये वेक्टर है ना स्केलर है ना। ये नहीं आपसे पूछा जाएगा डायड है ट्रायड है, क्योंकि वो सब सिलेबस पे नहीं है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इट इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो हमने अब सारे बेसिक टर्म्स देख लिए। अब हम लोग
इनको यूज करते हुए आगे स्टडी करते हैं। कहाँ डिफाइन है डायरेक्ट टेंसर की? अब इससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग नहीं, प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज ए स्केलर बट स्ट्रेस इज टेंसर। नहीं, ये स्ट्रेस के लिए लिखा है ना, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस इज। अब एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई रॉड है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस पे हम दोनों साइड से एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने अब यहाँ पे दो सरफेस लिए, एक सरफेस लिया ए बी और एक सरफेस लिया सी डी। स्ट्रेन को तो यार स्केलर में ही रखेंगे, स्ट्रेन का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, बस चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो उसको स्केलर में रखें। तो देखो ए बी हमारा ऐसे फोर्स जो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लिया है, और एक ऐसे हमने वर्टिकल से थीटा एंगल पे सरफेस लिया है, दो सरफेस लिए हैं। तो हमें बताना है ये ए बी वाले सरफेस पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, और सी डी वाले सरफेस पे बताना है नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ए बी पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना बोलोगे, एफ बाई ए, और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना बोलोगे? जीरो। हाँ, वेरी गुड। आप मान लो पूरा इतने पार्ट को अपना सिस्टम लेते हो ना, इतने पार्ट को अगर हम सिस्टम लें इस एंड से ए बी तक ना, इसको कुछ ई एफ लिख देते हैं। ई एफ, ए बी ई एफ तक का अगर हम अपना सिस्टम लें तो ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है ना, ई एफ डी ए। अगर इस सिस्टम पे इधर को एफ फोर्स लग रहा है, ये सिस्टम चलेगा क्या? इधर को एफ लग रहा है, इधर को एफ लग रहा है, तो नेट फोर्स पूरी बॉडी पे कितना है? अगर पूरी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी चलेगी क्या?
अगर बॉडी नहीं चल रही है तो बॉडी का हर एक पार्ट रेस्ट पे रहेगा ना, हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, बॉडी का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब देखो अगर इधर को एफ लग रहा है ना, इधर को एफ लग रहा है, और अगर ये पार्ट भी, इतना पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे इधर से क्या होना चाहिए, बाकी पार्ट की वजह से इंटरनल फोर्स लगना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए ना, तभी वो रुका रहेगा ना। अब ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, जो इधर वाला पार्ट इधर वाले पे लगाएगा, वो इंटरनल फोर्स है ना, तो ये एफ लग रहा है। और वो कैसे लग रहा होगा, अगर ये कैपिटल एफ इधर लग रहा है तो इंटरनल फोर्स भी ऐसे लग रहा होगा। तो इस सरफेस पे फोर्स कैसे लग रहा है, इंटरनल फोर्स 90 डिग्री पे ना, ए बी सरफेस पे इंटरनल फोर्स कैसे लग रहा है, 90 डिग्री पर। तो ए बी सरफेस पे जब हम देखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वहां पर एफ अपॉन में ए, जो भी वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस वहां पे 0 आ रहा है ना, क्योंकि इस सरफेस के अलोंग इंटरनल फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं। समझ आ रहा है सभी को, इंटरनल फोर्स का ए बी के सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है ना। अब सी डी पे देखो, हाँ कुछ इस टाइप का ही हो जाएगा। अब देखो अगर हम केवल इतने पार्ट को सिस्टम ले, ई एफ सी डी इतने पार्ट को सिस्टम ले, तो इधर एफ लग रहा है तो इस वाले पार्ट पे इधर को एफ लगना चाहिए। तो अगर हम ई एफ सी डी का एफ बी डी बनाए, सी डी सरफेस पे देख रहे हैं हम लोग, ई एफ सी डी, इस पे इधर को एफ लग रहा है, और बॉडी का हर एक पार्ट रुका हुआ है ना, तो ये पार्ट भी रुका हुआ है, तो कब रुका रहेगा, जब इधर को इंटरनल फोर्स लग रहा होगा और वो एफ के बराबर होगा। समझ आ रहा है बच्चों, ना इधर को एफ लग रहा होगा, और ये आपका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ थीटा दिया है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा ना। तो ये एंगल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो अब इस सरफेस से फोर्स का एंगल दिया है ना, सीडी वाले सरफेस से फोर्स का एंगल दिया है, तो अब इसको अब रिजॉल्व कर लो, सरफेस के लॉन्ग कितना लग रहा होगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब एफ साइन थीटा। ऐसे परपेंडिकुलर वाला देखोगे तो एफ, ये अगर साइन आया तो वो कॉस आएगा ना। ये समझ आ रहा है ना, सीडी वाला जो सरफेस है, फोर्स ऐसे लग रहा है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल परपेंडिकुलर के साथ थीटा आ जाएगा, तो इधर को एफ कॉस थीटा और इधर को एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। हेलो, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं एरिया निकालूं, मेरे को ये वाला एरिया दिया है ना, ये वाला एरिया ये है, तो ये वाला एरिया कितना आएगा, सीडी वाला, परपेंडिकुलर वाला एरिया ये है ना, तो ये वाला एरिया कितना आएगा ना, सीडी परपेंडिकुलर वाला एरिया अपॉन सीडी वाला एरिया ना। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन थीटा कॉस थीटा लगाओ तो ऐसे लगा सकते हो ना, ये बराबर आएगा कॉस थीटा, तो सीडी वाला एरिया बोल सकते हो ए अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर ये वाला एरिया ए है परपेंडिकुलर वाला, तो सीडी वाला एरिया होगा ए बाई कॉस थीटा। तो अब हम सीडी के लिए स्ट्रेस लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होगा एफ कॉस थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा।
और टेंजेंशियल के लिए लिखोगे तो एफ साइन थीटा। टेंजेंशियल के लिए ये वाला फोर्स लोगे ना जो सरफेस के लॉन्ग है, अपॉन में ए बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एफ बाई 2a साइन 2 थीटा। कुछ समझ आया सबको? ए हमेशा सरफेस के लॉन्ग लोगे ना, जिस सरफेस पे आपको स्ट्रेस चाहिए उस सरफेस का एरिया लोगे ना, परपेंडिकुलर एरिया नहीं, जिस सरफेस पे स्ट्रेस निकाल रहे हो उस सरफेस का एरिया लोगे। और अगर नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स अपॉन में उस सरफेस का एरिया। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेकेंड पार्ट पूछूं, हाँ सलोनी, टेंजेंशियल के लिए हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग वाला फोर्स अपॉन में एरिया करना है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि किस थीटा पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, फाइन थीटा, मतलब हम यहाँ पे कितने एंगल पे सरफेस लें जिसके लिए नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो। ना, हमने एक ऐसे रॉड दे रखा है, तो रॉड में हम कितने एंगल पे सरफेस लें जिसके लिए नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम पड़ रहा है। हमने कोई एक सरफेस ऐसे लिया था, तो आप देखो नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा ना। ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो। कॉस थीटा 1 मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री। मतलब हम कौन सा सरफेस लें जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम लग रहा होगा, ऐसा वाला ना। अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स के परपेंडिकुलर ये वाले जो भी सरफेस है ना, इन सब पे अभी नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है और शियर स्ट्रेस मिनिमम है ना। थीटा 0 पे सरफेस लेंगे तो उन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम पड़ेगा। सेम वे में थर्ड पार्ट नोट करो, फाइंड थीटा फॉर विच टेंजेंशियल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। कैसे सरफेस लें कि उन पे शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम पड़ेगा। सलोनी थोड़ा दिमाग लगाओ। 5/2, वेरी गुड। देखो इस बार हमारा शियर स्ट्रेस कितना आया था, F/2a साइन 2 थीटा। तो ये वाला मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, 5/2 नहीं 5/4, हाँ ना, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा 45 डिग्री ना। तो जब भी हम कोई ऐसा रॉड ले रहे हैं और दोनों साइड से आप फोर्स लगा के खींचोगे, तो जो 45 डिग्री पे सरफेस है, सबसे ज्यादा सरफेस के लॉन्ग स्ट्रेस इधर को ही फील हो रहा होगा।
ठीक है बच्चों, 45 डिग्री वाला सरफेस सबसे ज्यादा टेंजेंशियल स्ट्रेस फील कर रहा होगा। आपने कभी स्कूल में ऐसा चौक वगैरह लेके उसको खींच के तोड़ा है? सबने ये काम किया होगा, स्कूल में एक छोटा सा चौक लिया होगा और उसको खींचा होगा दोनों तरफ से तो टूट गया होगा। सबने किया होगा बचपन में ये काम। तो याद करो ये जब टूटता था तो इसका सरफेस कैसा रहता था? क्या कभी आपने ऐसे तोड़ा एकदम एग्जैक्टली? ये ऐसे 90 डिग्री पे टूटता था कभी भी? नहीं टूटता था ना। देखो आप, एक मैटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, मैटर के लिए हाँ टिल्टेड रहता था। मैटर का हमेशा जो नॉर्मल के लॉन्ग वाला स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है और शियर वाला स्ट्रेंथ कम होता है। मतलब मैटर को टेंजेंट के लॉन्ग तोड़ना आसान होता है देन द नॉर्मल के लॉन्ग। कोई भी मैटर को नॉर्मल के लॉन्ग तोड़ना डिफिकल्ट होता है। अबे काटना नहीं है कल्पेश भाई, कल्पेश तो अलग ही दुनिया चला जाता है। अभी अपन खींच के तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखो कोई भी मैटर का ये सब अभी हमें आगे पढ़ना है। शियर स्ट्रेंथ कम होता है ना, उसको टेंजेंट के लॉन्ग आराम से तोड़ सकते हो देन द नॉर्मल के लॉन्ग तोड़ना। तो जब आप ऐसे खींचते हो तो ऐसे 45 डिग्री के लॉन्ग शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, शियर स्ट्रेस ना। तो ये वाली उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ऐसे टिल्टेड वाली वो कम होती है, तो इसी के लॉन्ग वो टूट जाता है। तो हमेशा जब भी चौक टूटता होगा ऐसे टूटता होगा ना, क्योंकि ये वाला देख लो शियर स्ट्रेस जो होता है 45 डिग्री के लॉन्ग मैक्सिमम पहुंच जाता था, तो सबसे पहले यहीं से टूटेगा जब भी टूटेगा। वो जो भी बॉडी है वो एक मैक्सिमम स्ट्रेस तक ही झेल पाएगा ना, उससे ज्यादा होते ही टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा टेंजेंट के लॉन्ग पहले लिमिट क्रॉस होती है तो वही टूटता है पहले। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी बॉडी को ऐसे आप सोचोगे दबा के तोड़ दें ऐसे अंदर को या खींच के तोड़े तो 90 डिग्री वाला पार्ट नहीं टूटेगा। परपेंडिकुलर में वो आराम से रोक सकता है ना, टेंजेंट के लॉन्ग नहीं रोक पाता है। तो इसलिए 45 डिग्री पे पहले पहुंचता है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो उधर से ही पहले टूट जाता है। ये अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था काम का, मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि तुम लोगों ने किया होगा तो थोड़ा तुम्हें फील आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब एक चीज तुम्हें ये समझ आ रही है कि जब आप कोई बॉडी ले रहे हो उस पर फोर्स लगा रहे हो ना, जैसे हमने यहाँ एक बॉडी ली इस पे फोर्स लगाया, तो इसमें स्ट्रेस जो है वो कौन से सरफेस पे आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग निकालोगे ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब आपको देखना पड़ेगा किस सरफेस पे स्ट्रेस निकालने की बात चल रही है और उस सरफेस पे कौन सा स्ट्रेस निकाल रहे हो ना। आप कैसा सरफेस लोगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस चेंज करेगा। समझ आ रहा है? कोई भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर आप कैसा भी सरफेस इमेजिन कर सकते हो, हर एक सरफेस पे कुछ स्ट्रेस फील होगा। तो आपने कैसा सरफेस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे वहां पे कौन सा स्ट्रेस है। ठीक है, तो हमने अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हुक्स लॉ। हुक्स ने स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में रिलेट किया और एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। तो देखो हुक्स ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट ना, जहां तक उसमें इलास्टिसिटी मैटर शो कर सकता है ना, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा खींच दिया कि रॉड टूट ही गया ना, ऐसा नहीं। जब तक आप खींच रहे हो और छोड़ रहे हो तो वापस आ रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट। उन्होंने बताया
stress and strain will be directly proportional. क्या इसको ऐसे लिखते हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उन्होंने क्या बोला कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आप स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा होगा। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा तो उस हिसाब से स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। और फिर उन्होंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया जिसको कैपिटल ई से दिखाया। कैपिटल ई को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैटर की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल ना शेप और साइज पे ही डिपेंड नहीं करता। एक मिनट। कर दिया श्रेयस। हेलो हेलो, हाँ श्रेयस। सर, स्ट्रेस मतलब जो अपोज करता है ना एक्सटर्नल हाँ चेंज को, तो फिर और स्ट्रेन मतलब चेंज होता है लेंथ उससे, तो फिर वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? देखो, स्ट्रेन कब आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स होगा तब। और स्ट्रेस कब आएगा। हाँ, वो भी जब एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़े। और स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, दोनों बढ़े। हाँ, समझा। तो आप उसको ऐसे सोचो कि कोई भी बॉडी है, उसमें जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, मतलब मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होंगे, मतलब उतना ज्यादा इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे ना। हाँ हुक्स लॉ ये बोल रहा है। हाँ समझा। अब देखो, आपने देखा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के तीन टाइप होंगे ना, स्ट्रेन के तीन टाइप होंगे, स्ट्रेस के भी तीन टाइप होंगे ब्रॉडली अगर देखे तो उसके बेसिस पे हमने तीनों अलग अलग टाइप के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन नाम दिए हुए हैं ना। कौन सा वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले रहे हैं उस बेसिस पे ई के तीन नाम दिए हुए हैं। तो इसमें पहला नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कब बोलते हैं, जैसे मान लो कोई आपने रॉड लिया और आप इस पे दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगा के इसकी लेंथ आपने बड़ी कर दी, एल से एल प्लस डेल्टा एल कर दिया। तो अभी लेंथ वाइज चेंज हुआ है, तो लेंथ वाइज स्ट्रेस आया होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया होगा। तो यहाँ पर जब हम E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है ना, तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे तो उस टाइम पे इसका नाम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। Y इक्वल टू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये सब हम लोग एक एक करके अभी सबका डिस्कस करेंगे, एक एक यंग्स मॉडुलस को और डिटेल में ना। अभी बस हम लोग एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या क्या है। फिर देखो और क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अलावा, और स्ट्रेस का टाइप क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। और स्ट्रेन में भी ऐसे तीन टाइप होंगे ना। तो अगला हमारा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसको हम बी बोलते हैं ना। जब हम वॉल्यूम में स्ट्रेस देख रहे हैं ना, मान लो हमने कोई बॉडी लिया, उस पर ऑल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगा करके उसका वॉल्यूम में चेंज कर दिया है ना, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ई को अब हम बोलेंगे यहाँ पे बी। बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन ना। लेंथ वाला जब यूज करते हैं तो वाई बोलते हैं, वॉल्यूम वाला यूज करेंगे तो बी। और एक तीसरा और होगा लास्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक मिनट ये लिख लेने दो फिर। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ईटा से। तो ईटा इक्वल टू होगा शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन ना। तो ऐसे तीन टाइप से हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया हुआ है, नोट करो यहां से। बस थ्योरी वाला पार्ट लगभग हो गया। अब आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक एक देखेंगे और उनको उन पे बेस्ड क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। हुक्स में ई भी है क्या? नहीं ना भाई, ऐसा थोड़ी है। अरे यार, कितनी दिक्कतें हैं मेरे साथ। क्या बात है, रॉबर्ट हुक। श्रेयस को ये भी पता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप के होंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल के लिए यंग्स, वॉल्यूम के लिए बल्क, और शियर के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
हो गया? यार आज तो पूरा ही थ्योरेटिकल था भाई, क्या कर सकते थे, कल मजा आएगा। दो मिनट रुक जाओ बस, फिर टेस्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आप y को क्या लिख सकते हो, जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो स्ट्रेन को क्या लिखोगे, या चलो कल ही करता हूँ अब ये सब ना, कल ही करेंगे। ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्या बात है, वाह वाह प्रथम, वाह वाह। यार क्लास को 3 की जगह 2-1 कर दिया तो भी वही सेम ही चीज है यार, एक क्लास जिस दिन है उस दिन तो रिलैक्स ही रहोगे। टॉपिक वाइज टेस्ट में फ्लूइड अब कंप्लीट पूछेंगे ना, फ्लूइड डायनेमिक्स मेनली रहेगा, फ्लूइड डायनेमिक्स पूछा जाएगा। हाँ वही सही है यार, आय के लिए भी थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा, 2-2 क्लास रहेगी तो 3 में हालत खराब हो जाएगी ऑनलाइन में। फिजिक्स में तो फ्लूइड हो गया, केमिस्ट्री मैथ में बताओ, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का टेस्ट नहीं हुआ है बहुत दिनों से, ऑर्गेनिक का बताओ। मैथ में इंटीग्रेशन, और हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो यही फाइनल रखते हैं। एल्केन केवल, नहीं नहीं अब चेंज नहीं होगा, अब ये फाइनल है वीकली, ये टाइम टेबल यही रहेगा भर भर। एल्केन, हाँ हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, बस अभी पूछना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं। होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज कुछ पढ़ाया नहीं है ऐसा, नेक्स्ट क्लास में अब होमवर्क दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन को फ्लूइड डायनामिक्स का होमवर्क भी डिस्कस करना है ना, वो कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय।